आर गोइंग टू स्टार्ट विद HMP शंट और पेंटोस फॉस्फेट पाथवे एंड NADPH। इसकी अगर डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो इसके अंदर ऑक्सीडेटिव फेज है जो कि इरिवर्सिबल है और सीरीज ऑफ रिवर्सिबल कन्वर्जन है शुगर फॉस्फेट्स के आपस में, और उसके अंदर ऑक्सीडेटिव फेज आ जाता है और इसी फेज के अंदर हमारे पास NADPH जो है वो प्रोड्यूस होगा। सबसे पहले इसके इरिवर्सिबल ऑक्सीडेटिव रिएक्शन की अगर हम बात करें तो हमारे पास ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज यहाँ पे एक एंजाइम यूज होता है जिसको हम कहते हैं G6PD। ये बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम है। इसके अंदर हमारे पास क्या होगा, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो हमारे पास सबस्ट्रेट है इस एंजाइम सबस्ट्रेट है इस रिएक्शन का, वहां से यहाँ पे एक्ट करेगा दो स्टेप्स के अंदर। यहाँ पे एक्ट करेगा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज एक्ट करेगा तो ये 6 फॉस्फोग्लूकोनेट में कन्वर्ट होगा। फिर 6 फॉस्फोग्लूकोनेट पे 6 फॉस्फोग्लूकोनेट हाइड्रोलेज एक्ट करेगा और हमारे पास फर्स्ट स्टेप में यहाँ पे एक्ट करेगा G6PD। फिर सेकंड स्टेप में 6 फॉस्फोग्लूकोनेट हाइड्रोलेज है वाटर ऐड करा देगा इसके अंदर, और फिर थर्ड स्टेप के अंदर यहाँ पे 6 फॉस्फोग्लूकोनेट डिहाइड्रोजिनेज एक्ट कराएगा तो वहाँ से हमारे पास NADPH प्रोड्यूस होगा, यहाँ से भी NADPH प्रोड्यूस होगा। ये तीन स्टेप इरिवर्सिबल हैं और इसमें हमारे पास ग्लूकोज से 6 फॉस्फोग्लूकोनेट बनेगा, वहाँ से हमारे पास बनेगा राइबोलोज 5 फॉस्फेट। इसके बाद वाले सारे स्टेप जो हैं वो आपस में इंटरकन्वर्टेबल भी हैं, रिवर्सिबल। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट पे पहले स्टेप में एक्ट करेगा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज, ये बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम है, ये हमारे पास रेगुलेटरी स्टेप है। फिर इस पे हमारे पास एक्ट करेगा फॉस्फोग्लूकोनेट हाइड्रोलेज। अब यहाँ से हमारे पास जो है इसके अंदर वाटर ऐड होगा, ठीक है, और यहाँ पे एक NADPH प्रोड्यूस हो जाएगा। यहाँ से हमारे पास एक NADPH प्रोड्यूस हो जाएगा। फिर अगले स्टेप के अंदर क्या है, 6 फॉस्फोग्लूकोनेट जो है वो राइबोलोज 5 फॉस्फेट के अंदर चेंज होगा बाय द एक्शन ऑफ 6 फॉस्फोग्लूकोनेट डिहाइड्रोजिनेज, और इस डिहाइड्रोजिनेज के एक्शन से हमारे पास फिर से NADPH प्रोड्यूस होगा, ठीक है। यहाँ तक ये ऑक्सीडेटिव फेज हो गया। इसके बाद सारा जो है नॉन ऑक्सीडेटिव रिवर्सिबल प्रोसेस। अब इसके अंदर क्या होगा, राइबोलोज 5 फॉस्फेट पे अगर हमारे पास राइबोलोज 5 फॉस्फेट आइसोमेरेज एक्ट करेगा तो हमारे पास बन जाएगा राइबोज 5 फॉस्फेट बन जाएगा। राइबोज 5 फॉस्फेट जो है वो सीडोहैप्टिलोज में भी चेंज हो सकता है और G3P यानी कि ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में भी चेंज हो सकता है। और अगर इसके ऊपर एक्ट करेगा फॉस्फोपेंटोज एपिमेरेज एक्ट करेगा तो ज़ाइलोज 5 फॉस्फेट बनेगा। ज़ाइलोज जो है वो 5 कार्बन कंपाउंड है, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। दोबारा राइबोलोज 5 फॉस्फेट पे अगर एक्ट करेगा राइबोज 5P आइसोमेरेज फॉस्फेट आइसोमेरेज एक्ट करेगा तो ये राइबोज में कन्वर्ट होगा। अगर फॉस्फोपेंटोज एपिमेरेज एक्ट करेगा तो हमारे पास क्या किसमें कन्वर्ट होगा, ज़ाइलोज में। ये दोनों जो है ट्रांसकीटोलेज के एक्शन से सीडोहैप्टिलोज और ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में कन्वर्ट होंगे। फिर ट्रांसएल्डोलेज एक्ट करेगा तो सीडोहैप्टिलोज से आगे हमारे पास एरिथ्रोज 4 फॉस्फेट बनेगा, इधर से फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट बनेगा। फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट जो है ना उस पर भी ट्रांसकीटोलेज एक्ट करेगा, ये ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में चेंज हो जाएगा, और एरिथ्रोज जो है वो ज़ाइलोज 5 फॉस्फेट में चेंज हो जाएगा, यानी कि आपस में इंटरकन्वर्टेबल है। ज़ाइलोज एंड पे फिर से हमारे पास ऑब्टेन हो जाएगा और यहाँ से ग्लिसरॉल्डिहाइड फिर से ऑब्टेन हो जाएगा। अब ये जो सारे ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट ये सारे जो है ये ग्लाइकोलाइसिस के अंदर यूज होंगे, और जो हमारे पास राइबोज 5 फॉस्फेट था ना यहाँ से हमारे पास न्यूक्लियोटाइड मेटाबॉलिज्म के अंदर ये एंटर कर सकता है। दोबारा से रिवाइज करें, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से हमारे पास बनेगा 6 फॉस्फोग्लूकोनेट बाय द एक्शन ऑफ G6PDH, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज और फॉस्फोग्लूकोनेट हाइड्रोलेज के एक्शन से फिर हमारे पास एक कन्वर्जन होगी फॉस्फोग्लूकोनेट से राइबोलोज 5 फॉस्फेट। राइबोलोज 5 फॉस्फेट बनेगा बाय द एक्शन ऑफ 6 फॉस्फोग्लूकोनेट डिहाइड्रोजिनेज, 2 NADPH इस प्रोसेस में प्रोड्यूस होंगे। फिर इसके ऊपर आइसोमेरेज एक्ट करेगा। अगर फॉस्फोपेंटोज एपिमेरेज एक्ट करेगा तो हमारे पास बनेगा ज़ाइलोज, और अगर आइसोमेरेज एक्ट करेगा तो बनेगा राइबोज 5 फॉस्फेट। राइबोज 5 फॉस्फेट से ये एंटर हो सकता है न्यूक्लियोटाइड मेटाबॉलिज्म में। इसके अलावा ये फिर आगे G3P में, फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में और फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट, ये सारे जो हैं ये ग्लाइकोलाइसिस के अंदर एंटर हो सकते हैं। आगे हमारे पास NADPH के यूजेस। NADPH के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट MCQs है। NADPH से कितने ATP प्रोड्यूस होते हैं? NADPH से कोई ATP प्रोड्यूस नहीं होता। ये MCQs बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। NADPH से कोई ATP प्रोड्यूस नहीं होता, ये सिर्फ एनर्जी मतलब रिएक्शंस के अंदर यूज होता है एनर्जी इलेक्ट्रॉन देने और लेने के लिए बस। इससे कोई ATP प्रोड्यूस नहीं होता। ATP प्रोड्यूस होता है थ्रू NADH पॉजिटिव, NADH2 जिसको नॉर्मली कहते हैं। ये रिडक्टिव बायोसेंसेस में इसका सबसे पहला यूज है, रिडक्टिव बायोसेंसेस में यूज होता है। इलेक्ट्रॉन डोनर यूज होता है तो हमारे पास फैटी एसिड, कोलेस्ट्रॉल और स्टीरॉयड हार्मोन की सेंसेस के अंदर यूज होता है। इसके अलावा हाइड्रोजन पेरोक्साइड की रिडक्शन के अंदर, हाइड्रोजन पेरोक्साइड एक रिडक्टिव ऑक्सीडेटिव केमिकल है जिसकी वजह से हमारे पास क्या होता है कि लिपिड मेम्ब्रेन जो है ना बाइलेयर वो ऑक्सीडाइज होती है तो हमारे पास सेल खराब हो जाते हैं, उनकी ऑक्सीडेशन स्टार्ट हो जाती है। तो इसको हमने खत्म करना होता है सेल से, इसकी खत्म करने के लिए हमारे पास NADPH यूज होता है। इसमें हमारे पास क्या होता है कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड के ऊपर जब इलेक्ट्रॉन ऐड होते हैं तो ये बन जाता है OH का फ्री रेडिकल। फिर इसके अंदर इलेक्ट्रॉन ऐड होते हैं, ये सारे इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से आ रहे हैं? NADPH से, तो ये बन जाता है वाटर। यानी कि इस तरह ये हमारे पास रिड्यूस हो सकता है, रिड्यूस हो सकता है इसके ऊपर थ्रू ग्लूटाथायोन पेरोक्सीडेज के रिएक्शन से। ग्लूटाथायोन पेरोक्सीडेज एक एंजाइम है जो कि RBCs के अंदर प्रेजेंट होता है। अभी एंटीऑक्सीडेंट रिएक्शन कैसे होता है? H2O2 जो है वो वाटर के अंदर चेंज हो रहा है थ्रू ग्लूटाथायोन पेरोक्सीडेज एंजाइम। ग्लूटाथायोन पेरोक्सीडेज एंजाइम का हमारे पास ऑक्सीडाइज स्टेट होती है, रिड्यूस स्टेट, और इस रिएक्शन के अंदर ऑक्सीडाइज से ये रिड्यूस में चेंज होता है। रिड्यूस से वापस ऑक्सीडाइज में आने के लिए इस पे एक और एंजाइम कहता है ग्लूटाथायोन रिडक्टेज। ग्लूटाथायोन रिडक्टेज कहाँ से हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स लेता है? थ्रू NADPH। NADP पॉजिटिव में कन्वर्ट होता है जिससे हमारे पास जो है इलेक्ट्रॉन इसको मिलते हैं रिड्यूस फॉर्म को, वो वापस से ऑक्सीडाइज हो जाता है। यानी कि हमारे पास H2O2 को रिड्यूस करने के लिए, उसको हमारे पास उसको इनएक्टिव करने के लिए, उसको वाटर में कन्वर्ट करने के लिए हम थ्रू ग्लूटाथायोन पेरोक्सीडेज काम लेते हैं। ग्लूटाथायोन पेरोक्सीडेज ऑक्सीडाइज से रिड्यूस फॉर्म में चेंज होता है, फिर ये इनएक्टिव हो जाता है। इनएक्टिव को वापस एक्टिव करने के लिए हम NADPH यूज करते हैं। NADPH से इलेक्ट्रॉन लेते हैं, ग्लूटाथायोन रिडक्टेज के थ्रू इसको दे देते हैं जो कि इसको वापस एक्टिव कर देता है और NADP पॉजिटिव हो जाता है। इसका एंटीऑक्सीडेंट रोल है। एंटीऑक्सीडेंट केमिकल कौन कौन से होते हैं? विटामिन E, कैरोटीन और एस्कॉर्बिक एसिड यानी कि विटामिन C, विटामिन A और विटामिन E हमारे पास एंटीऑक्सीडेंट केमिकल्स हैं जो कि बॉडी के अंदर प्रोड्यूस होते हैं ताकि वो H2O2 को खत्म कर सकें। यह रिएक्शन उसके अंदर यूज होता है इन्हीं केमिकल्स के साथ। साइटोक्रोम P450 मोनोऑक्सीजनेज सिस्टम थर्ड यूज है हमारे पास NADPH का। इसमें हमारे पास क्या है कि हमारे पास कोई भी कार्ब
कार्बोहाइड्रेट, उसके अंदर ऑक्सीजन ऐड होगी और NADPH की प्रेजेंस में होगी, तो हमारे पास अल्कोहल बनेगा, वाटर बनेगा और NADP पॉजिटिव बनेगा। अल्कोहल, वाटर और NADP पॉजिटिव। इसके अंदर हमारे पास ये कैसे है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो सिस्टम बनता है वहाँ पे हमारे पास इस हाइड्रोक्सिलेशन होती है, विटामिन डी एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होता है और कोलेस्ट्रॉल जो है वो स्टीरॉयड हार्मोन में कन्वर्ट होता है। इस सेक्शन के थ्रू हाइड्रोक्सिलेशन होती है, विटामिन डी एक्टिव होता है और कोलेस्ट्रॉल जो है वो स्टीरॉयड हार्मोन में कन्वर्ट होता है। इसके बाद माइक्रोसोमल सिस्टम, यानी कि माइक्रोसोम्स के अंदर क्या होता है कि साइटोक्रोम P450 माइक्रोसोमल जो होता है वो SCR के अंदर जो डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ टॉक्सिन्स होते हैं ना उसके अंदर हेल्प आउट करता है, डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ टॉक्सिन्स, और उनको सॉल्युबल करके लेस टॉक्सिक फॉर्म में इजीली एक्सक्रीट करा देता है। इसके बाद WBCs जो है वो हमारे पास NADPH वाला मैकेनिज्म फेगोसाइटोसिस के लिए यूज कर सकते हैं। इसमें हमारे पास क्या होगा, सबसे पहले अटैचमेंट होगी पैथोजन की ल्यूकोसाइड के साथ, फिर इसकी इंजेक्शन कर लेंगे, इसकी इंजेक्शन करेंगे तो फेगोसोम बनेगा, फेगोसोम के साथ लाइसोसोम मिलेगा तो फेगोलाइसोसोम बन जाएगा। लाइसोसोम जो है वो हमारे पास आ जाएगा, ये इसको लाइसोसोम को फेगोलाइसोसोम को बड़ा कर दिया है। यहाँ पे हमारे पास ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है, रेस्पिरेटरी बर्स्ट होगा, ये ऑक्सीजन अंदर बहुत ज्यादा लेगा, उससे हमारे पास क्या होगा, NADPH इलेक्ट्रॉन देगा तो ऑक्सीजन का फ्री रेडिकल बनेगा, वो फ्री रेडिकल जो है वो H2O2 बनाएगा, हाइड्रोजन परऑक्साइड जो है वो क्लोराइड के साथ मिलकर हमारे पास हाइपोक्लोरस एसिड HOCl और OH फ्री रेडिकल, ये दोनों जो है बैक्टीरिया को किल कर देंगे। इसके अंदर हमारे पास आयरन यूटिलाइज होगा, Fe+2 से Fe+3 बनेगा, दोबारा से ऑक्सीजन लेगा, ऑक्सीजन लेने के बाद फ्री रेडिकल बनेंगे थ्रू NADPH ऑक्सीडेज, NADPH अपने इलेक्ट्रॉन दे देगा, फ्री रेडिकल बनेगा, वहां से H2O2 बनेगा, H2O2 जो है हमारे पास कैसे बनेगा, सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज के एक्शन से, सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज के एक्शन से हमारे पास हाइड्रोजन परऑक्साइड बनेगा जो कि क्लोराइड आयन के साथ मिलकर हमारे पास HOCl बनाएगा और OH का फ्री रेडिकल बनाएगा जो कि बैक्टीरिया को किल कर देंगे। ये हमारे पास WBCs का बैक्टीरियाइडल एक्शन है। इसके बाद हमारे पास एनो सिंथेसिस, एनो सिंथेसिस कैसे, आर्जिनिन से सिट्रोलिन के अंदर जब कन्वर्जन होती है, ये यूरिया साइकिल के अंदर होती है, तो हमारे पास एनो नाइट्रोजन ऑक्साइड सिंथेज है वो ऑक्सीजन यूज करते हुए NO बना देता है। NO क्या करता है, हमारे पास वेसोडाइलेटर है, यानी कि ब्लड वेसल्स को डायलेट करता है, न्यूरोट्रांसमीटर के तौर पर एक्ट करती है NO, ये गैस है। उसके बाद स्मूथ मसल्स को रिलैक्स करती है, प्लेटलेट के एग्रीगेशन को प्रिवेंट करती है और बैक्टीरियाइडल एक्शंस यानी कि बैक्टीरिया के लिए एक्शन ऑफ मैक्रोफेजेस के अंदर काम आती है। इसके बाद हमारे पास एक लास्ट टॉपिक है चैप्टर का, उसको है G6PD की डेफिशिएंसी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। G6PD वही है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज, जो कि फर्स्ट स्टेप के अंदर हमारे पास यूज हो रहा था। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जब चेंज हो रहा था हमारे पास फॉस्फोग्लूकोनेट में, ठीक है, वहां पे हमारे पास एंजाइम कौन सा यूज हो रहा था, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज। उस स्टेप में हमारे पास NADPH बन रही थी। अब हमारे पास ये वाला स्टेप था वो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से जब हमारे पास 6 फॉस्फोग्लूकोनेट बन रहा था हेक्सोस मोनोफॉस्फेट शंट में, पेंटोस मोनोफॉस्फेट शंट या HMP शंट में, तो हमारे पास क्या बन रहा था, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज काम कर रहा था और NADPH बन रहा था। NADPH जो है अभी हमने देखा है कि ग्लूटाथायोन पर ऑक्सीडेज रेड ब्लड सेल के अंदर में काम करता है, ग्लूटाथायोन को वापस से एक्टिव कराने के लिए, रिड्यूस फॉर्म से ऑक्सीडाइज फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कराने के लिए ग्लूटाथायोन रिडक्टेज की प्रेजेंस में। और हमारे पास जो है ये रेड ब्लड सेल के अंदर काम करता है। अगर हमारे पास G6PD नहीं होगा, NADPH नहीं होगा, ग्लूटाथायोन अपनी एक्टिव फॉर्म में नहीं जा सकेगा, एक्टिव फॉर्म में नहीं जा सकेगा तो ब्लड सेल के अंदर हीन्स बॉडी बनेगी, हीन्स बॉडी बनेगी तो मेम्ब्रेन जो है वो रिजिड हो जाएगी, मेम्ब्रेन रिजिड होगी तो RBC जब स्प्लीन में से पास करेंगे तो वो कंप्रेस करके जाते हैं, जब वो कंप्रेस नहीं होंगे तो वो डिस्ट्रक्ट हो जाएंगे, वो डिस्ट्रक्ट होंगे तो हीमोलिटिक एनीमिया होगा थ्रू G6PD की डेफिशिएंसी की वजह से। इसमें प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर क्या है कि क्या क्या चीजें इसको ज्यादा कर सकती हैं, AAA ड्रग है, ये कौन कौन सी ड्रग है, एंटीबायोटिक्स, एंटी मलेरियल और एंटीपायरेटिक्स, ये तीनों तरह के ड्रग्स जो है हमारे पास ऑक्सीडेंट ड्रग हैं जो कि इसको मजीद कॉम्प्लिकेट करेंगे। इसके अलावा फेविज्म क्या है हमारे पास के फेवाबीन एक खाने की चीज़ है जो कि हमारे पास डाइटरी सप्लीमेंट है मेडिटेरेनियन रीजन में, इसकी वजह से भी हमारे पास हीमोलिटिक इफेक्ट बहुत ज़्यादा हो जाता है, इसको हम रिस्ट्रिक्ट करेंगे डाइट से। और इन्फेक्शन जो है उसकी वजह से क्या क्या AAA ड्रग कौन कौन सी, एंटीबायोटिक, एंटी मलेरियल एंड एंटीपायरेटिक्स, बुखार के लिए, मलेरिया के लिए, और एंटीबायोटिक्स अगर हम लेंगे तो ये G6PD की डेफिशिएंसी ज़्यादा हो जाएगी। इसके अलावा इन्फेक्शन की वजह से, इसके अलावा फेविज्म की वजह से। इसकी डिफरेंट तरह की सिवियरिटीज हैं। वेरी स्पेयर केस जो है वो लेस देन 10% होता है, स्पेयर एक्यूट हीमोलिटिक एनीमिया का हो सकता है, मॉडरेट जो है वो 10 to 60% है और टाइप 4 है जो कि ग्रेटर देन 60% है। ट्रीटमेंट हम क्या करेंगे कि यहाँ पे हम फेवाबीन्स को अवॉइड करेंगे, एनीमिया को ट्रीट करेंगे, ब्लड ट्रांसफ्यूजन देंगे, यहाँ पे स्प्लीनेक्टमी करेंगे। ये NADPH के यूजेस इस तरह भी हो सकते हैं, फैटी एसिड सिंथेसिस, स्टीरॉयड हार्मोन की सिंथेसिस, ड्रग मेटाबॉलिज्म SCR में ग्लूटाथायोन रिडक्शन और सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज से फेगोसाइटोसिस बाय WBCs। ये वो पाथवे G6PD की डेफिशिएंसी से हमारे पास म्यूटेशन कोई भी अगर G6PD की एंजाइम में आई, उसके जीन में आई तो हमारे पास एंजाइम एक्टिविटी कम होगी, NADPH कम प्रोड्यूस होगा, ग्लूटाथायोन रिड्यूस्ड जो है वो कम हो जाएगा, ऑक्सीजन स्पीशीज रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज को ज्यादा चांस मिलेगा, रेड ब्लड सेल इफेक्ट होंगे, वहाँ पे हीम्स बॉडी बनेगी, वहाँ पे हिमोलिसिस स्टार्ट हो जाएगी और हिमोलिटिक एनीमिया होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक है डायबिटीज मिलाइटिस का। डायबिटीज मिलाइटिस की अगर हम बात करें तो इसकी टाइप 1 होती है, टाइप 2 होती है। टाइप 1 जो है वो 10% होती है, मेनली चिल्ड्रन में होती है, टाइप 2 90% होती है और आफ्टर 35 ईयर ऑफ एज होती है। न्यूट्रिशनल स्टेटस की अगर हम बात करें तो अंडर नरिश चिल्ड्रन के अंदर होती है, जबकि ये ओबीस पेशेंट के अंदर होती है। ये जो है इसके अंदर जेनेटिक्स मॉडरेटली इन्वॉल्व होती है, इसके अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग इन्वॉल्वमेंट है जेनेटिक्स की। इसके बाद हमारे पास डिफेक्ट्स, यहाँ पे बीटा सेल डिस्ट्रक्शन होती है, यहाँ पे हमारे पास इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है, बीटा सेल से इंसुलिन प्रोड्यूस होती है, इंसुलिन अगर बीटा सेल डिस्ट्रॉय हो जाएंगे इंसुलिन नहीं बनेगी तो हमारे पास डायबिटीज हो जाएगी। इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ यही है कि हम इंसुलिन देंगे और इसके अंदर इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है तो हम डाइट, एक्सरसाइज, ओरल हाइपोग्लाइसेमिक वगैरह से भी कंट्रोल कर सकते हैं। और अगर हम कीटोएसिडोसिस की बात करें तो दोनों केसेस में
टाइप 1 के अंदर ज़्यादा होती है, टाइप 2 के अंदर जो है हमारे पास कम होती है। उसके बाद इंसुलिन प्लाज्मा जो है इसके अंदर कम होगी या बिल्कुल भी नहीं होगी, और इसके अंदर होगी और लेकिन रिस्पॉन्स नहीं करेगी। हाइपर ऑस्मोलर ओरल हाइपोग्लाइसेमिक, यहाँ पे कोई रिस्पॉन्स नहीं देंगे। यहाँ पे हमारे पास हम ओरल हाइपोग्लाइसेमिक देंगे तो रिस्पॉन्स आएगा। उसके बाद इंसुलिन ट्रीटमेंट, इसका इंसुलिन है सिर्फ और सिर्फ, इसका हमारे पास डाइट की मॉडिफिकेशन, एक्सरसाइज, ओरल हाइपोग्लाइसेमिक, वेट कंट्रोल की वजह से भी इसको कंट्रोल कर सकते हैं। फास्टिंग और नॉन फास्टिंग की वैल्यू देखें, अगर ब्लड ग्लूकोज लेवल हमारे पास 60 to 100 मिलीग्राम नॉर्मल होता है, 100 to 140 प्री डायबिटिक होता है, और ग्रेटर देन 180 मिलीग्राम जो है वो हमारे पास अगर हो तो ग्लूकोज यूरिन के अंदर आना स्टार्ट हो जाता है। डायग्नोसिस कैसे करना है? सबसे पहले फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है हमारे पास ग्रेटर देन और इक्वल टू 126 मिलीग्राम पर डेसीलीटर हो जाए, रैंडम जो है वो 200 से ज़्यादा हो जाए, ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन का लेवल जो है वो 6 से 5 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज़्यादा हो जाए, 6 to 5 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज़्यादा। इसके अंदर ये होता है कि हमारे पास ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन जो है इसका पूरा रिकॉर्ड देती है हमारे पास, कितने इस वीक में कितनी थी, इस वीक में कितनी थी, इस तरह हम इसको चेक कर सकते हैं। ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट जो है वो हमारे पास पॉजिटिव है। इसमें OGTT में क्या करते हैं, हम 75 ग्राम जो है मिलीग्राम पेशेंट को ग्लूकोज खिलाते हैं और फिर रिपीटेड इंटरवल पे उसका ग्लूकोज लेवल चेक करते हैं और फिर ग्राफ प्लॉट करते हैं, रिपीटेड इंटरवल हाफ आवर बाद चेक करते हैं। उसके अलावा ग्लूकोज अगर 180 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज़्यादा तो यूरिन में भी आएगी। क्या क्या है? फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज 126 से ज़्यादा हो, रैंडम 200 से, ग्लाइकोसाइलेटेड जो है वो 6 to 5 मिलीग्राम से ज़्यादा हो, 5 to 6 मतलब, और हमारे पास ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट पॉजिटिव है, OGTT इसको कहते हैं, और ग्लूकोज यूरिन में आए अगर वो 180 मिलीग्राम से ज़्यादा।